नमस्ते विद्यार्थियों। आज के अपने अध्ययन का विषय है भारतीय संघीय न्यायपालिका यानी उच्चतम न्यायालय की क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक स्थिति एवं साथ ही उसका संगठन को देखा कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कौन बन सकता है, उसकी योग्यताएं क्या है, उसकी पदावधि कितनी होती है, उसे कितना वेतन मिलता है, क्या उन्मुक्तियाँ उसे प्राप्त है। साथ ही हमने ये पढ़ा कि उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार से हटाया जा सकता है और हमने न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय का भवन है और इसकी पीठ है। सर्वोच्च न्यायालय के हम जब शक्ति और क्षेत्राधिकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है उसके क्षेत्राधिकार की। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 3 भागों में बांटा गया है: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार एवं सलाहकारी क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार से तात्पर्य यह है कि ऐसे मामले जिनको केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही रखा जा सकता है या सर्वोच्च न्यायालय पर जिनकी सुनवाई होती है उनको क्षेत्राधिकार के दायरे में रखा जाता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है और कहाँ तक सीमित है, इससे तात्पर्य ये है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात जब होती है तो वे मुकदमे जो अन्य कहीं और ना जाकर सीधे उच्चतम न्यायालय में जाते हैं, उस पर सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ये मामले हैं जैसे भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, या भारत सरकार या राज्य या एक से अधिक राज्य के विवाद, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद। यानी कि ऐसे विवाद जो केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य या राज्यों के मध्य हो, उन विवादों का निदान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है और डायरेक्ट जो याचिका है, वाद है, सर्वोच्च न्यायालय में दायर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। जब हम अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो अपीलीय क्षेत्राधिकार से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कुछ ऐसे वाद जो कि निम्न न्यायालय में चल रहे हों, जिनमें संविधान का प्रश्न निहित हो, या जो ऐसे वाद हैं जिसमें संशय है कि वहाँ पर न्याय प्राप्त नहीं हो पाएगा या न्याय प्रभावित होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील करके हम हमारे जो वाद हैं उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट ले जा सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार की जब बात होती है तो ये 4 तरह के अपील सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। पहला संवैधानिक मामलों में, दूसरा दीवानी मामलों में, तीसरा फौजदारी मामलों में और चौथा विशेष अपील। यदि सर्वोच्च न्यायालय को लगता है, अब जब हम संवैधानिक मामले की बात करते हैं, संवैधानिक अपील की बात करते हैं, कि सर्वोच्च न्यायालय को यदि लगता है कि किसी वाद के अंदर जो किसी अधीनस्थ न्यायालय के अंदर या सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और उसमें संविधान का कोई प्रश्न निहित है जिससे संविधान की व्याख्या की जानी आवश्यक हो या संवैधानिक प्रश्न है, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उस वाद को सीधे अपने यहाँ ट्रांसफ़र कर लेता है और उसकी सुनवाई उन न्यायालयों में बंद हो जाती है और उस पर सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक पीठ बनाकर के उन पर सुनवाई करती है। हो सकता है ये 3 सदस्यीय पीठ हो, या हो सकता है कि एकल सदस्य भी हो, या फिर 7 सदस्य भी हो। अमूमन 3 सदस्यीय पीठ इस पर बनाई जाती है। दूसरे है दीवानी मामले। दीवानी मामलों से तात्पर्य है सिविल केस। सर्वोच्च न्यायालय में वे ही दीवानी मुकदमे आते थे जो उच्च न्यायालय के द्वारा ये प्रमाणित कर दिए जाते थे कि मामला अपील योग्य है। लेकिन बाद में 30वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दीवानी मामलों की जो राशि की संबंधी जो बाध्यता थी सर्वोच्च न्यायालय में, वो हटा दी गई। अब दीवानी मामलों में यानी कि किसी भी तरह की अपील अगर सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर यानी कि निर्णय देने के लिए स्वतंत्र होता है या उसकी सुनवाई वो स्वयं करता है। फौजदारी मामले। जब फौजदारी मामलों की बात होती है तो सर्वोच्च न्यायालय में 2 प्रकार से अपील की जा सकती है। प्रथम वे जिसमें उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है,
और दूसरे वे मामले जो उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बाद सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। फौजदारी विवादों में सर्वोच्च न्यायालयों में निम्नलिखित परिस्थितियों में अपील की जा सकती है। पहला, कोई मामला जिसमें उच्च न्यायालय ने जिला स्तर के न्यायालय द्वारा दिए गए रिहाई के आदेश को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया गया है, या फिर ऐसे मामले जिसमें उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से मामला अपने पास संज्ञान लेते हुए मंगवा लिया हो और अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन मामलों की सुनवाई फिर सर्वोच्च न्यायालय करता है। चौथी तरह की अपील है विशेष अपील। संविधान के अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च न्यायालय को ये विशेष अधिकार प्रदान किया गया है कि वे देश में किसी भी न्यायालय के निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध विशेष अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है। यानी कि निम्न न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में जो निम्न न्यायालय या उच्च न्यायालय में कोई वाद दाखिल हुआ हो और उस पर निर्णय दे दिया गया हो तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है विशेष अपील द्वारा, और उस पर फिर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम रूप से बहस सुनता है और उसके बाद अपना निर्णय देता है। तीसरा जो क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, वो है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, जिसे सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाए या लगता है कि किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेना आवश्यक है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से 143 के तहत सलाह या परामर्श की मांग कर सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो राष्ट्रपति को परामर्श दे या ना दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसा तब किया जाता है जब देश में संवैधानिक अवरोध उत्पन्न हो जाए या संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि जिससे संविधान को खतरा हो जाए या फिर शासन व्यवस्था चलना संभव न हो पाए। उस परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति 143 के तहत अपील परामर्श मांग सकता है। चौथा जो कार्य है, 3 क्षेत्राधिकार तो हो गए, अब हम शक्तियों की बात करते हैं। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य काम है वो है मूल अधिकारों की रक्षा करना। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का अंतिम रक्षक है। संविधान के आर्टिकल 32 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो नागरिक डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, और वो 5 रिट के माध्यम से, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रत्यय, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, इन रिट के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से कह सकता है। इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय उन अधिकारों की या मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है या फिर उन मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है, और जो नियंत्रण जो अतिक्रमण कर रही है संस्था इन मौलिक अधिकारों का, उनके विरुद्ध निर्णय देता है और इस प्रकार मौलिक अधिकार की वो रक्षा करता है। अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के ये एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं वो लिखित में होते हैं और नज़ीर के रूप में भविष्य में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार जब भी अन्य वाद आते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व निर्णय हैं जो लिखित में हैं उनको कोट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के अंदर दलीलें दी जाती है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय का कार्य भी करता है। और साथ ही अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य यह भी है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं उन पर कोई संशय करता है या उनकी अवहेलना करता है या उनको मानने से मना करता है तो सर्वोच्च न्यायालय अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है। अगर हम अन्य कार्यों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को कुछ अन्य दायित्वों का निर्वहन भी करना पड़ता है। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद जब एक साथ रिक्त हो जाते हैं तब उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो इस दायित्व को संभालता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है बहुत महत्वपूर्ण और व्यापक कार्य करता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का जो महत्वपूर्ण कार्य है कि जो आईपीसी की जो विभिन्न धाराएं हैं उनकी पालना करवाना ताकि देश में कानून का शासन स्थापित हो सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कई महत्वपूर्ण और व्यापक शक्तियाँ दी गई है जिसके माध्यम से
जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार दिए गए कि वो देश की जो व्यवस्था है वो उनका अंतिम व्याख्याकार है और अंतिम रूप से वो कार्य करता है। ये तो संवैधानिक दृष्टि से बात हो गई कि जो देश के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियाँ सौंपी गई है या क्षेत्राधिकार दिया गया है। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हो गई है जो संविधान में जिनका जिक्र नहीं है या संविधान में जिनका जिक्र है लेकिन मामूली है। जैसे कि न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है, लेकिन भारतीय संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन संविधान के कुछ प्रावधानों में यह देखने को मिलता है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका ने ऐसे कानूनों का निर्माण कर दिया है जो संविधान के विरुद्ध हो, या इस प्रकार से कानूनों का क्रियान्वयन किया जा रहा है जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है या मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है, तो उन परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय उन कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। या तो वो संपूर्ण कानून को या संपूर्ण जो आदेश है कानूनी उनको, या फिर उसके पार्ट कोई भाग जिससे कि वो प्रभावित हो रहा है उसको वो कर सकता है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है का नाम कहा गया है, और विस्तार से हम इसका अध्ययन अगले व्याख्यान में करेंगे। एक दूसरी जब शक्ति की बात होती है तो वो है न्यायिक सक्रियता। वर्तमान का युग है वो सक्रियता का युग है। वर्तमान में अगर कोई भी एक पोस्टकार्ड भी दायर करके सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करता है कि किसी विषय में सार्वजनिक महत्व का प्रश्न निहित है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस पोस्टकार्ड याचिका को स्वीकार करते हुए या पीएलआई को स्वीकार करते हुए, जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए जिसमें जनहित का प्रश्न निहित है उस पर सुनवाई करता है और निर्णय देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक सक्रियता की शक्ति है इसने न्यायपालिका को बहुत सशक्त किया है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका भी उभर कर आया है। लेकिन न्यायिक सक्रियता का दुरुपयोग लगातार होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने अब पीएलआई दाखिल करने के कुछ नियम बना दिए हैं, और अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्तियाँ और संविधान के बाहर की शक्तियों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से कानून की शासन की स्थापना की जा सके, मूल अधिकारों की रक्षा की जा सके और संविधान की रक्षा की जा सके और संघ व्यवस्था की रक्षा की जा सके। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय अंतिम प्रहरी है। सर्वोच्च न्यायालय की इन शक्तियों का अध्ययन करने के उपरांत हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय के अंदर विभिन्न रिटों के माध्यम से वाद दायर कर सकते हैं। धन्यवाद।